बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लास्ट क्लास में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जाना था कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या है, इसके अंदर पढ़ना क्या है। और उसके बाद हमने अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक को शुरू किया था जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कब से लागू हुआ, इसके बारे में जाना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग ने जाना था। और उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे हम लोग करते हैं। आज जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आप लोगों को कई बार यूज़ करना पड़ेगा। और बिना इन टर्मिनोलॉजीज़ को, बिना इन शब्दों को समझे आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं समझ सकती कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या बिजनेस लॉ होता क्या है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट में। सेक्शन 2, जैसा कि हमने बताया था कि सेक्शन 2 बिजनेस, जैसा कि हमने बताया था, ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक लॉ है, एक नियम है, कानून है। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शंस में इसकी धाराएं जिनके तहत ये कानून बना है, जिनके अंदर ये कानून बना है। तो सेक्शन 2 आपके ये बिजनेस लॉ का, मर्केंटाइल लॉ का जो सेक्शन 2 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 है, वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करता है, बताता है ये टर्मिनोलॉजीज़ का क्या मतलब होता है। वो टर्मिनोलॉजीज़ को, उन शब्दों को जानेंगे आप, तभी आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आप समझ सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज़ है, इसको लिखिए, पहले एक हेडिंग डाल लीजिए आप, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़। फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY। उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 2। सेक्शन 2, तो जो पहला टर्मिनोलॉजीज़ है, पहला शब्द है वो है प्रपोजल। प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल। उसके आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में सेक्शन 2। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले सेक्शन 2, स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल a लिख लीजिए, सेक्शन 2A, प्रपोजल सेक्शन 2। उसके बाद 2 के बाद एक छोटे से ब्रैकेट में स्मॉल a लिख लीजिए। तो प्रपोजल क्या होता है, इसको लिख लीजिए, when one person signifies to another, when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do, his willingness to do or to abstain from doing, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person. When one person signifies to another his willingness, WILLINGNISS, willingness का स्पेलिंग है WILLINGNISS, willingness to do और to abstain, abstain का स्पेलिंग होगा ABSTAIN,
abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or for abstinence abstinence. The other person to such act or for abstinence abstinence. पूरे इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। तो प्रपोजल होता है क्या, इसमें क्या बताया इन्होंने, प्रपोजल मीन्स होता है कि प्रस्ताव, हिंदी में इसको प्रस्ताव बोलते हैं। जब कोई पर्सन जो है अपना प्रस्ताव देता है किसी को, जो है जब कोई पर्सन अपना प्रस्ताव देता है किसी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इसी को हम लोग जो है प्रपोजल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी, जैसे कि अगर आप अपनी स्कूटी को बेचना चाहते हैं किसी को, तो आप अगर अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मैं अपनी स्कूटी बेचना चाह रही हूँ, क्या तुम खरीदोगे, मैं अपनी स्कूटी बेचना चाह रही हूँ, क्या तुम खरीदोगे। इसको प्रस्ताव बोलते हैं कि आपने अपना प्रस्ताव उसके सामने रखा, इसी को प्रपोजल, इसी चीज़ को बोलते हैं कि अपना प्रस्ताव रखना, प्रपोजल रखना। इसी चीज़ को उसमें इंग्लिश में बोला था, जो अपने डेफिनेशन था उसमें बताया गया है। प्रपोजल मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे से बताता है हिज विलिंगनेस टू डू। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है अपनी इच्छा कुछ करने को या कुछ ना करने को। विलिंगनेस टू डू मीन्स कि कुछ करने को, और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ ना करने को। विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट पर्सन मीन्स कि इस उम्मीद से कि जो सामने वाले पर्सन को वो बता रहा है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि कुछ करने को, प्रपोजल जो है कुछ करने को हो सकता है या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि आपने प्रपोजल दिया अपने दोस्त से कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रही हूँ, क्या तुम खरीदोगे। तो ये क्या है, कुछ करने के लिए है कि हम अपनी स्कूटी बेच देंगे तुमको, ये इसका प्रपोजल है। और कई बार प्रपोजल होता है कुछ ना करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, प्रपोजल जो है कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो पहला तो आपने समझ लिया कि क्या करने के लिए हो सकता है, कि कुछ बेचना चाह रही हैं, तो इस तरह से हो गया कुछ करने के लिए। और कुछ ना करने के लिए कैसे, जैसे कि आपके एरिया में कोई जो है पहले से एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का शॉप है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन, AC, TV सब बिकता है। और उसी शॉप के पास अपना एक दुकान आप भी खोलने जा रही हैं। पहले से ऑलरेडी एक दुकान था, पर आप जो है फिर एक दुकान और खोलने जा रही हैं अपना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला। तो जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला जो है वो आपके पास आता है और आपको ऑफ़र देता है कि जो है कि आप दुकान प्लीज़ मत खोलिए, तो आप किसी और चीज़ की दुकान खोल लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल देंगे तो ग्राहक बढ़ जाएंगे, जो कस्टमर ऑलरेडी ऐसे मार्केट में कम है, और आप खोल लेंगे तो कस्टमर आपके मेरे में बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा और हमें भी नुकसान होगा। इसलिए आप प्लीज़ जो है दुकान मत खोलिए, किसी और चीज़ का आप काम कर लीजिए, बल्कि हम उसके बदले आप कुछ पैसा ले लीजिए और कुछ और काम कर लीजिए। तो ये क्या है, कुछ ना करने के लिए प्रपोज़ल है। उसमें प्रपोज़ल था अपनी गाड़ी बेचने के लिए, इसमें क्या है, कुछ ना करने के लिए। आप करने वाली थी दुकान खोलने के लिए, तो अब आपको दुकान खोलने से मना किया जा रहा है कि आप दुकान मत खोलिए प्लीज़, किसी और चीज़ की आपसे प्रपोज़ल दिया जा रहा है आपको कि किसी और चीज़ का दुकान आप खोल लीजिए। तो कुछ ना करने के लिए मतलब कि उस सेम अप्लाइंसेस की दुकान आपको ना खोलने के लिए आपको प्रपोज़ल मिल रहा है कि आप कुछ मत करिए, मतलब कि ये अप्लाइंसेस की दुकान मत खोलिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें मत खोलिए, किसी और चीज़ की आप दुकान खोल लीजिए। इस करने के लिए आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, उसके बदले आपको पैसा भी मिल रहा है। तो ये चीज़ होता है जो है, तो जो है इसी को बोलते हैं प्रपोज़ल। ठीक है,
तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इसको हम दोबारा रिपीट करते रहें। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव कुछ करने के लिए हो सकता है या फिर कुछ ना करने के लिए हो सकता है। कुछ करने के लिए हम अपनी स्कूटी बेचना चाहते हैं, ये कुछ करने के लिए प्रस्ताव हुआ, क्या तुम स्कूटी खरीदोगे, ये कुछ करने के लिए प्रस्ताव हो गया। और आप किसी एरिया में दुकान खोल रही हैं, उस एरिया में पहले से कोई दुकान है इस तरीके का, आप उस दुकानदार के, वो दुकानदार आपके पास आए या फिर आप उस दुकानदार के पास जाइए और बोलिए कि अच्छा ठीक है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे तो हम आपके एरिया में ये दुकान नहीं खोलेंगे। तो फिर उसने आपको 1 लाख रुपए बोला, अच्छा वो तैयार हो गया, तो ठीक है आपको हम 1 लाख रुपए देंगे, आप इस एरिया, मेरे एरिया में इस तरह की दुकानें मत खोलिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक दुकान इस तरह के, अगर आप खोल लेंगी तो मेरे कस्टमर आपके पास चलने लगेंगे और मेरा घाटा हो जाएगा। तो वो बोलिए अच्छा ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, पर आप वो दुकान मत खोलिए जो मेरा दुकान है। जैसे कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है या फिर आपका एक रेस्टोरेंट मान लीजिए, रेस्टोरेंट उस एरिया में आप दूसरा रेस्टोरेंट खोलने जा रही थी, तो रेस्टोरेंट वाला आपको ऑफ़र बोला कि जो है आप रेस्टोरेंट मत खोलिए, किसी और से दुकान खोल लीजिए, उसके बदले आप हमसे 1 लाख रुपए हमसे और ले लीजिए। तो प्रपोज़ल ये हुआ कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की दुकान ना खोलने के लिए भी आपको पैसा मिलेगा और प्रपोज़ल कहलाएगा। तो प्रपोज़ल क्या हुआ, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट है प्रपोज़ल के बाद प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद लिखिए, बड़े ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 2B, स्मॉल बी, सेक्शन 2 ब्रैकेट में स्मॉल बी। तो प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोज़ल के बाद प्रपोज़ल सेक्शन 2A में बताया, अब प्रॉमिस को सेक्शन 2B में बता रहा है। इन चीज़ों को हम लिखवाना बंद करें, प्रपोज़ल को हमने लिखवाया क्या होता है, अब हम लिखवा नहीं रहे इन चीज़ों को। आपको हम नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, बुक आप लेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। अब इन चीज़ों को सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके पास बुक ऑलरेडी होगा, तो उन चीज़ों में से जो है आप इनका नोट्स बना सकती हैं। अभी हम सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर लिखवाने में लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग का क्लास लेट में स्टार्ट हो रहा है, सेशन लेट में स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए अब हम लिखवा नहीं रहे चीज़ों को, हम एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहे हैं। नोट्स आप लोग अपना बनाते रहिए, कोई पॉइंट ना मिले बुक में आपके तो फिर वो हमसे पूछिए, उसके नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे और मैसेज कर दिया करेंगे उस ग्रुप में आपके। तो जो सेकंड चीज़ है वो है प्रॉमिस। पहला प्रपोज़ल था सेक्शन 2A, प्रॉमिस सेक्शन 2 ब्रैकेट में स्मॉल b। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस मीन्स होता है कि वचन, हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। जिस पर्सन को प्रपोज़ल दिया गया हो वो जब अपना एक्सेप्टेंस दे दे तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि अपना मोबाइल अपने दोस्त से बेचने के लिए प्रपोज़ल, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था स्कूटी का, अगर आपने अपना स्कूटी दूसरे अपने दोस्त को बेचने के लिए उसको ऑफ़र दिया कि मैं अपनी स्कूटी बेचना चाहती हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो, ये प्रपोज़ल था। क्या तुम खरीदोगे, ये प्रपोज़ल था। अगर उस प्रपोज़ल का सामने वाले आपके फ्रेंड ने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसने बोल दिया हाँ ठीक है मैं तुम्हारी स्कूटी खरीद लूँगा, मैं तुम्हारी स्कूटी खरीदूँगा, तो वो कहलाएगा प्रॉमिस। तब वो जो प्रपोज़ल जो है आपका प्रॉमिस में बदल जाएगा। पहले आपने उससे प्रपोज़ल दिया, जब उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया हाँ ठीक है मैं तुम्हारी स्कूटी खरीद लूँगा, तो वो कहलाएगा प्रॉमिस। कि वो प्रपोज़ल जब जैसे ही वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस वादा वचन बन जाता है। तीसरा है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी।
प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर का स्पेलिंग होगा PROMISOR, PROMISOR, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, PROMISEE, PROMISEE, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सेक्शन 2 ब्रैकेट में सी, सेक्शन 2 ब्रैकेट में सी, स्मॉल सी, हिंदी में इसको बोलते हैं वचनदाता तथा वचन गृहीता। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को बोलते हैं हिंदी में वचनदाता तथा वचन गृहीता। तो पर्सन जो प्रपोजल दे, पर्सन जो प्रपोजल दे वो कहलाएगा प्रोमिसर। जैसे कि अगर आपने स्कूटी अपने बेचने का प्रपोजल अपने फ्रेंड को दिया था तो आप कहलाएंगे प्रोमिसर, वचनदाता। और आपके फ्रेंड ने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं तुम्हारी स्कूटी खरीद लूँगा तो वो कहलाएगा प्रोमिसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वचन गृहीता। तो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी मीन्स हो गया कि वचनदाता और वचन गृहीता। प्रोमिसर वो पर्सन हुआ जो कि प्रपोजल दिया, और प्रोमिसी वो पर्सन हुआ जो कि अपना एक्सेप्टेंस दिया, अपनी स्वीकृति दिया उस प्रपोजल के लिए। नेक्स्ट लिखिए कंसिडरेशन। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D, सेक्शन 2 स्मॉल डी लिखिएगा ब्रैकेट में। जो कंसिडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल, प्रतिफल हिंदी में बोलते हैं। आपने अपनी स्कूटी अपने फ्रेंड्स को बेचने के लिए प्रपोजल दिया कि मैं अपनी स्कूटी 25,000 में बेच रही हूँ, क्या तुम स्कूटी खरीदोगे 25,000 में? तो आपके दोस्त ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी स्कूटी 25,000 में खरीद लूँगा। तो ये स्कूटी और ये 25,000 रुपये क्या हुआ कंसिडरेशन। एक लोग के लिए वो स्कूटी कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया, और एक लोग के लिए वो पैसा प्रतिफल हो गया, कंसिडरेशन हो गया। तो ये स्कूटी और ये पैसा का जो एक्सचेंज हो रहा है यही जो है कहलाएगा कंसिडरेशन। एक लोग के लिए स्कूटी कंसिडरेशन रहेगा, एक लोग के लिए पैसा। नेक्स्ट लिखिए एग्रीमेंट, सेक्शन 2E, एग्रीमेंट सेक्शन 2 ब्रैकेट में स्मॉल ई। एग्रीमेंट क्या होता है? जब आपने प्रपोजल दिया, एग्रीमेंट को हिंदी में लिख लीजिए क्या होता है। हिंदी में एग्रीमेंट को बोलते हैं ठहराव, ठहराव। एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं ठहराव। ठहराव क्या होता है? एक सेकंड होल्ड कीजिए, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आता हूँ अभी।
हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? ठहराव, एग्रीमेंट। तब एग्रीमेंट किसे बोलते हैं? एग्रीमेंट मीन्स कि जब हमने प्रपोज़ल दिया, हमारा प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो गया तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट। मीन्स प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोज़ल को हम ऑफ़र भी बोलते हैं, प्रपोज़ल को हम ऑफ़र भी बोलते हैं। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स जब हमने प्रपोज़ल दिया किसी को, हमने बोला कि क्या तुम मेरी स्कूटी खरीदोगे, उसने बोला कि हाँ हम तुम्हारी स्कूटी खरीद लेंगे, हमने प्रपोज़ल दिया और वो उसने एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ हम खरीदेंगे। जब ये प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस मिल जाता है मीन्स प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस, या फिर इसे बोल सकती हैं ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोज़ल और ऑफ़र एक ही चीज़ होता है। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इसको आप, इस इक्वेशन को आप लिख लीजिए, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। मीन्स आपने किसी से ऑफ़र किया और उसने अपनी स्वीकृति दे दिया कि बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारा स्कूटी खरीद लूँगा, तो जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिल गया तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट। आपने बोला कि मैं अपनी स्कूटी 25,000 में बेच रही हूँ, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारी स्कूटी 25,000 में ख़रीद लूँगा, तो ये ऑफ़र हुआ और ये एक्सेप्टेंस हो गया सामने वाली पार्टी से। जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो फिर ये कहलाएगा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि रिटन एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 2F, सेक्शन 2 ब्रैकेट में स्मॉल f, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? आपने स्कूटी बेचने का प्रॉमिस किया उससे, उसने पैसा देने का प्रॉमिस किया, इसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं कि दोनों लोग जो है एक दूसरे को कमिटमेंट किया, एक दूसरे से कुछ वादा किया। और इसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक वचन, पारस्परिक वचन। तो उसने जो स्कूटी देने का प्रॉमिस किया, आपने पैसा देने का प्रॉमिस किया, तो इसी को जो है बोला जाता है पारस्परिक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट लिखिए वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, VOID, वॉइड एग्रीमेंट, VOID, वॉइड एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, व्यर्थ या शून्य ठहराव इसे हिंदी में बोलते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, व्यर्थ या शून्य ठहराव। व्यर्थ ठहराव मीन्स कि ऐसा, वॉइड एग्रीमेंट मीन्स ऐसा ठहराव जो कि कानूनी दौर से गलत हो। वॉइड एग्रीमेंट की मीन्स वैसा एग्रीमेंट जो कि कानून बोलता हो ये सही ना हो। जैसे कि अगर एग्जांपल जी AK-47, AK-47 एक गन होता है, ऑटोमेटिक गन होता है, जो कि गवर्नमेंट बोलता है कि इसे कोई पब्लिक ना खरीद सकता है ना ले सकता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होंगी, पुलिस के पास होंगी, CRPF के पास होंगी, आर्मी के पास होंगी, और कोई आम व्यक्ति इस बंदूकों को ना, इन तरह की बंदूकों को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। AK-47, ठीक है। तो फिर
अगर उसके बावजूद अगर आप रास्ते में कहीं जा रही थी, गिरा हुआ AK-47 बंदूक पा जाती हैं, गिरा हुआ वो गन आप कहीं पाती हैं, और उस पाए हुए गन को उसकी कीमत होती है, जो गवर्नमेंट भी ख़रीदता है तो उसको 10 लाख 12 लाख 15 लाख उसको लिए पे करता है, एक गन की कीमत इतनी होती है वो। तो अगर आप उसको जो है आप उस गन को आप पा के सोचनी है तो 15 लाख का गन है, इसको हम रख लेते हैं, और इसे हम बेचेंगे 15 लाख की जगह में 10 लाख में मिल ही जाएगा। और वो लेके गन आप बेचना चाहती हैं और किसी को बेचने के लिए एग्रीमेंट करती हैं कि मेरे पास AK-47 गन है, क्या तुम अपने फ्रेंड को बेचती हैं, क्या तुम खरीदोगे 10 लाख में? तो वो बोलता है हाँ हम 10 लाख में खरीद लेगा। वो तो समझेगा 15 लाख का गन 10 लाख में मिल रहा है। तो इस तरह के जो है एग्रीमेंट को वॉइड बोलते हैं, मतलब कि वो ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी कानूनी मान्यता ना मिल सके, क्योंकि हमारा कानून उन्होंने बताया कि हमारा लॉ बोलता है कि आप AK-47 बंदूक ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अगर आप इस तरह के बंदूक का बेचने का प्रपोज़ल देती हैं किसी को, और वो प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट भी कर लेता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, लीगल एग्रीमेंट, सही एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, व्यर्थ कहलाएगा, जीरो एग्रीमेंट कहलाएगा, शून्य ठहराव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बोलता है, हमारा लॉ बोलता है कि आप इस तरह के चीज़ों को खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट अगर कोई करता है तो वो वॉइड है। मीन्स कि अगर आप ऐसे चीज़ों का खरीद बिक्री करती हैं या प्रपोज़ल करती हैं जिसे गवर्नमेंट मना करता है तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। इस बारे में हम लोग अभी अब छोटे में समझ लीजिए, अभी आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके, ये पूरी एक टॉपिक है, आगे इसके बारे में प्रॉपर ढंग से बात होगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न लगता हो, बट आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो वॉइड एग्रीमेंट मीन्स कि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा प्रपोज़ल और ऐसा एक्सेप्टेंस जो कि सही ना हो। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H। सेक्शन 2H इसको हिंदी में अनुबंध भी बोलते हैं, अनुबंध और संविदा, अनुबंध और संविदा भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2H। जब एक प्रॉमिस को एक पार्टी प्रॉमिस करे, दूसरा पार्टी इसको एक्सेप्टेंस दे दे अपना मन से, एक पार्टी ऑफ़र दिया, दूसरा पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन गया? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बन गया। और उस एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता मिल जाए, और उस एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता मिल जाए तो एग्रीमेंट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अगर आपने अपनी स्कूटी बेचने का 25,000 में अपने दोस्त ने प्रॉमिस ऑफ़र दिया, आपके दोस्त ने 25,000 में आपकी स्कूटी ख़रीदने की एक्सेप्टेंस दे दिया, आपने ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और स्कूटी ख़रीदने और बेचने के लिए हमारा लॉ बोलता है, हमारा रूल बोलता है, हमारा देश की कानून बोलता है कि स्कूटी की खरीद बिक्री आप कर सकती हैं, अपनी स्कूटी को आप बेच सकती हैं, अपनी स्कूटी को किसी से दूसरे की स्कूटी खरीद सकती हैं। तो आपका जो है एग्रीमेंट ये सही रहेगा, तो उसको कानूनी मान्यता मिल जाएगा, तो इस एग्रीमेंट को फिर कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इस स्कूटी को बेचने का और उस स्कूटी को ख़रीदने का जो
एग्रीमेंट आप लोगों ने किया था, ऑफ़र किया था, उसने एक्सेप्टेंस दिया। वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब मिल गया तो वो एग्रीमेंट बन गया, और उस एग्रीमेंट को जब कानूनी मान्यता मिल जाएगा, जब कानून देखेगा कि आप स्कूटी खरीद रही हैं, स्कूटी बेच रही हैं और ये सही चीज़ है, हमारा कानून बोलता है कि आप स्कूटी खरीद और बेच सकती हैं, इसको जब कानूनी मान्यता मिल जाएगा तो फिर वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स उस जो एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता मिल जाए वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और उस एग्रीमेंट को अगर कानूनी मान्यता ना मिल पाए तो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट, VOID, वॉइड, जिसको भी हमने पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा है। अगर किसी एग्रीमेंट को अगर कानूनी मान्यता मिल जाए तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, किसी एग्रीमेंट को अगर कानूनी मान्यता ना मिले तो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप लिख भी सकती हैं, एग्रीमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, इसको छोटे से में इक्वेशन में लिख लेंगे तो समझने में इजी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस ENFORCEABILITY, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं स्पेलिंग, ENFORCEABILITY, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I। इसको बोलते हैं व्यर्थनीय अनुबंध। वॉइडेबल मीन्स होता है व्यर्थनीय, हिंदी में बोलते हैं इन चीज़ों को। वॉइडेबल मीन्स हुआ व्यर्थनीय, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हुआ अनुबंध, और व्यर्थनीय अनुबंध सेक्शन 2I। व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है? सेक्शन 2i लिख लीजिएगा। व्यर्थनीय अनुबंध वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि खराब, व्यर्थ करने लायक हो, जो कि रिजेक्ट करने लायक हो, जिसे ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं व्यर्थनीय अनुबंध। जैसे कि अगर आपने जो एग्ज़ाम्पल लिए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके किसी फ्रेंड ने आपसे बोला कि मैं स्कूटी बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदोगी? और आपके किसी फ्रेंड ने आपसे बोला कि मैं अपना स्कूटी 25,000 में बेच रहा हूँ, क्या तुम मेरा स्कूटी खरीदोगी? तो आपने पूछा चलो ठीक है हम खरीद लेंगे, पर तुम्हारी स्कूटी एवरेज कितना देती है? तो वो बताया कि इसमें 1 लीटर तेल भरवाओ और ये जो है 100 किलोमीटर चलेगी, जो कि ऐसा रियल में होता नहीं है। ऐसा कोई भी स्कूटी नहीं है कि जिसमें 1 लीटर तेल भरवा के आप 100 किलोमीटर चल सकें। स्कूटी 25-30 के ऊपर एवरेज नहीं देती है, सिटी में खासकर 30-35 के ऊपर नहीं देती है कोई भी स्कूटी एवरेज। तो उसने बोला कि इसमें 1 लीटर तेल भरवाओ और 100 किलोमीटर चलेगा। तो आप तो बहुत इम्प्रेस हुई, अरे वाह ऐसी स्कूटी 1 लीटर भरवाएंगे 100 किलोमीटर चलेगा। तो तुरंत आपने हाँ कर दिया और स्कूटी को ख़रीद लिया। और उसके बाद जब आप स्कूटी 25,000 में ख़रीद ली, अपने घर लाएँ और खुशी खुशी पापा को बताएं कि पापा देखिए स्कूटी 100 का एवरेज देती है। और पापा भी खुश हुए, वाह समझदार बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है, समझदार हो गई है। और स्कूटी को उसने पापा को भी शाबाशी दिया। पापा गए 1 लीटर तेल भरवाएं, सोचे अब चले विंध्याचल दर्शन करके हम आते हैं। 1 लीटर तेल में विंध्याचल तो पहुंच ही जाएंगे आराम से हम, जो है इसमें 100 का एवरेज दे रहा है। विंध्याचल तो सिर्फ 65 किलोमीटर 65-70 किलोमीटर ही, चलो दर्शन करने चलते हैं बेटा।
तो स्कूटी पे आपको बैठाया, 1 लीटर तेल भरवाया और विंध्याचल के निकल गए। अभी रास्ते में जो है 40 किलोमीटर आप आगे बढ़े ही थे, 50 किलोमीटर आगे, और स्कूटी रास्ते में हो गई बंद। पापा ने पूछा बेटा स्कूटी क्यों बंद हो गई? तो आपने बोला कि मुझे नहीं पता। फिर आपने उतरे आप लोग और स्कूटी चेक की, देखा कि तेल ख़त्म हो गया स्कूटी के अंदर। फिर पापा आपकी तरफ देखें, इसी बच्चे को भी शाबाशी दे रहे थे कि 100 किलोमीटर चलेगी स्कूटी, और आप अपना नज़र झुका के नीचे धीरे से इधर उधर देखने लगी और अपने दोस्त को किया फ़ोन, और खूब ढेर सारी अच्छी अच्छी बनारसी बातें सुनाई उसको कि स्कूटी का एवरेज तुमने बताया था 100 का है और ये 50 में ही बंद हो गया, 50-60 किलोमीटर ही चला और ये स्कूटी बंद हो गई, तेल ख़त्म हो गया इसका। तब ये क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था आप लोग का, स्कूटी उसने बेचा, उसने ख़रीद लिया, अपने लीगल चीज़ था, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका था। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्यर्थ हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे झूठ बोला गया। आपसे झूठ बोल के आपने स्कूटी क्यों ख़रीदा? क्योंकि उसने बताया था कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलता है। आप इस बात को भरोसा करके आपने स्कूटी को ख़रीदा था। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मीन्स आपके पास ये ऑप्शन आ गया, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखिए या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिए। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको तोड़ा जा सकता है। एक मतलब कि उस पार्टी के पास, मतलब एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि झूठ बोल के फैक्ट को छुपा के किया गया हो, और सामने वाली पार्टी के पास जिसे फैक्ट छुपाया गया, जिसके साथ झूठ बोला गया, उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे और अपना पैसा वापस ले ले, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखे जो जैसा है वैसा चलते थे। हो सकता है कि आपका दोस्त है, आपको लगे कि चलो अच्छा 100 की इसका एवरेज नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, 50-60 किलोमीटर तो चला ना, और सब स्कूटी तो जो है 30-40 की ही एवरेज देती है। तो अगर आपको लगा कि जो है चलो 60 का भी एवरेज दे रहा है तो भी ठीक है, चाहे मतलब मीन्स कि अगर ये ऑप्शन आपके पास आ गया कि चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिए या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बनाए रखिए, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको तोड़ा भी जा सकता है या फिर कंटिन्यू भी किया जा सकता है, बशर्ते उस पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा ये जिसके साथ गलत हुआ है, जिससे झूठ बोला गया है। और लास्ट है इसमें लिखिए नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तो सही है, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में डिफरेंस है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड करने लायक है, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट सही है। अगर आप वो पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है वो अगर चाहेगा तो उसको वॉइड बना सकता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझिए क्या होता है। आपने एक बस खरीदा और उसको जो है आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया। गवर्नमेंट अलाउ करता था कि आप अपना प्राइवेट बस चला सकते हैं, बनारस से लेके लखनऊ के रूट पे आप बनारस प्राइवेट बस भी चल सकते हैं। लोग अपना प्राइवेट बस लगाए, वहाँ पे यात्री को बैठाएं और लेके जाए। तो आपने अपना एक बस खरीदा, आरटीओ में गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं लखनऊ के और बनारस के बीच में अपना बस चलाना चाहती हूँ, और उसमें अपना यात्री आएंगे, बैठेंगे, वहाँ से वहाँ एक दूसरे जगह पहुँचाएंगे, उससे पैसा लेंगे। तो ये आपके और आरटीओ के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, आरटीओ एक रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे बाइक का, कार्स का, बस का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपने अपना बस को रजिस्टर करवा दिया और आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में आ गई कि आपका बस लखनऊ से बनारस के बीच में चला करता रहा, उसके बीच में जो भी यात्री हैं, पैसेंजर हैं, इनको बैठाता रहा, पैसा लेता रहा, उनको उनके मनचाहे जगह पे छोड़ता था लखनऊ से बनारस के बीच में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था आपके और गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन गवर्नमेंट का रूल चेंज हुआ, गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून बदले, अब जिसके तहत गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब
सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट बसेस ही चलेंगे रोड पे, कोई प्राइवेट बस नहीं चल सकता। गवर्नमेंट ने बोला कि अब सिर्फ गवर्नमेंट की सरकारी बसें ही चलेंगी, कोई प्राइवेट बस अपना नहीं चला सकता। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था गवर्नमेंट से, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस समय वो नियम सही था, उस समय आपका कॉन्ट्रैक्ट सही था, लेकिन अब नियम बदलने के कारण अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो आपका सही था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ हो गया, वॉइड हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि अब नियम में बदलाव आ गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स की जो गवर्नमेंट के नियम बदलने के कारण पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो कि सही था, बट लेकिन अब नियम बदलने के कारण अब जो है वो व्यर्थ हो गया। जैसा कि AK-47 गन मान लीजिए, AK-47 गन 2020 में मान लीजिए अलाउ कर दिया गवर्नमेंट की, 2020 में आप AK-47 गन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आपने अपने किसी दोस्त से AK-47 गन खरीदने का एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने बोला कि मैं तुम्हारा AK-47 गन 2021 में 15 लाख रुपये मेरे पास आएंगे, तो 2021 के मार्च में होली पे मेरे पास पैसे आएंगे 15 लाख रुपये, तो मैं तुम्हारा गन खरीद लूँगा। तो 2020 में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 2021 में गवर्नमेंट ने अपना रूल बदल दिया और बोला कि अब AK-47 गन को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 2020 में किया था, उस समय तो वो सही था, क्योंकि उस समय AK-47 गन बेचना और ख़रीदना अलाउ था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 2021 में जिस समय आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था, गवर्नमेंट ने उसको बैंड कर दिया, अपना नियम बदल दिया। तो आपका वो जो सही कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नियम गवर्नमेंट ने बदल दिया। तब वो आपका वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ हो गया।